दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्रियाकलाप 3.9 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं का वायु के साथ दहन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। आगे क्या कह रहा है? इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। आगे है उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने दीजिए। आगे है किस धातु का दहन आसानी से होता है। आगे है जब धातु का दहन हो रहा था तो उसकी ज्वाला का रंग क्या था। आगे है दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। आगे है धातुओं को ऑक्सीजन के अपक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगे है क्या इसके उत्पाद जल में घुलनशील हैं। अब हम इस क्रियाकलाप को समझेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है? एकत्र की गई धातु। हम क्या करेंगे? कुछ धातुओं को एकत्र करेंगे। क्या करेंगे? कुछ धातुओं को एकत्र करेंगे। इस तरह धातु के टुकड़े को या तार को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये सोडियम का क्या है? टुकड़ा है, या धातु का कोई सोडियम का टुकड़ा है, या सोडियम का कोई तार है। अगला है मैग्नीशियम का टुकड़ा या तार इकट्ठा करेंगे। अगला कॉपर का। इस तरह से हम बहुत सारे धातुओं को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद एल्युमिनियम का टुकड़ा इकट्ठा करेंगे। एल्युमिनियम का टुकड़ा इकट्ठा करेंगे। इसके बाद जो हम क्या करेंगे? जिंक का टुकड़ा इकट्ठा करेंगे। आगे लोहे का टुकड़ा इकट्ठा करेंगे। लोहा या फिर लोहे का टुकड़ा इकट्ठा करेंगे। सोना इकट्ठा करेंगे। पहले चांदी इकट्ठा करेंगे Ag, और उसके बाद सोने का टुकड़ा इकट्ठा करेंगे या तार इकट्ठा करेंगे Au। ये हम इस तरह से कुछ धातुओं को एकत्रित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्या कह रहा प्रयोग? हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? धातु को एकत्रित कीजिए। किसी एक धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर दहन कीजिए। तो हम क्या लेंगे? एक बर्नर लेंगे। क्या लेंगे? एक बर्नर लेंगे या स्पीड लैंप लेंगे, और उसको क्या करेंगे? ये हमारा स्पीड लैंप है, और स्पीड लैंप लेंगे। इसकी ज्वाला होगी, इसकी क्या होगी? लौ होगी। और इस लौ पे क्या करेंगे? दहन करेंगे। इसमें एक एक धातु को इसमें करके, धातु को इसमें डाल करके क्या करेंगे? दहन करेंगे, जलाएंगे। इसको क्या करेंगे? होल्डर से हम पकड़ेंगे, हाथ से नहीं पकड़ेंगे। सावधानी पूर्वक हम क्या करेंगे? धातु के टुकड़ों को किसी होल्डर से पकड़ेंगे, किसी हत्थे से, होल्डर से। ये हमारा क्या होगा? हत्था। किसी हत्था लगा हुआ होल्डर होगा, उससे हम क्या करेंगे? पकड़ेंगे। और ये हमारा इस तरह से, ये हमारा क्या है? ज्वाला है। ज्वाला में क्या करेंगे? धातु के टुकड़े को एक एक करके गर्म करेंगे। तो ये हमारा क्या है? लैंप है। क्या है? लैंप लेंगे। स्पीड लैंप लेंगे या बर्नर लेंगे। तो क्या कह रहा है? एकत्र की गई धातु को एक चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ यही क्रिया दोहराइए। हम एक एक धातु का टुकड़ा लेंगे या तार लेंगे और इस पर लेकर के गर्म करेंगे। आगे क्या कह रहा है? उसी तरह हम चलते जाएंगे। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित करेंगे। जो ये ज्वाला के साथ गर्म होगा, ये गर्म होने के बाद जो पदार्थ बचेगा उसको हम क्या करेंगे? ऐसे एकत्रित करेंगे, अलग अलग पात्र में रख लेंगे। इस तरह से जो इससे ज्वाला के साथ दहन होने के बाद जो बचेगा, उसके हम मटेरियल को क्या करेंगे? इस तरह से जो मटेरियल बचेगा हम क्या करेंगे? अलग अलग पात्र में इसको, अलग अलग पात्र में इसको रखेंगे। अलग अलग इसके पात्र में एकत्र करेंगे। इस तरह से इसके अलग अलग पात्र में इसको हम एकत्र करेंगे। आगे क्या कह रहा? उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने देंगे, और इसको क्या करेंगे? ठंडा तक इंतजार करेंगे। ठंडा होने देंगे। क्या होने देंगे? ठंडा होने देंगे। आगे क्या कह रहा? किस धातु का दहन आसानी से होता है। तो हम देखेंगे किस धातु का दहन आसानी से होता है। तो सबसे आसानी से क्या होता है? सोडियम का आसानी से दहन होता है। सोडियम हो या पोटेशियम, कोई धातु हो, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम। सबसे आसानी किसका दहन होगा? सोडियम Na और पोटेशियम का। आगे क्या कह रहा है? इसके बाद दहन क्रिया उससे बात किसकी होगी? मैग्नीशियम की होगी।
पहले नंबर पर सोडियम और पोटेशियम है। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा दहन होता है, सबसे ज़्यादा वायु के साथ क्रिया करता है। उसके बाद मैग्नीशियम है, ये भी वायु के साथ बहुत तेज़ी से साथ क्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ इतनी तेज़ी से क्रिया करता है, यदि इसको रखने के लिए हम मिट्टी का तेल का यूज करते हैं। यदि बाहर कहीं रखा जाए तो विस्फोटक है, जल सकता है। और इस प्रयोग को आप बड़े सावधानी पूर्वक करेंगे, टीचर के देख रेख में करेंगे। इस प्रयोग को, इस क्रियाकलाप को आप अकेले कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रयोग को करते समय दुर्घटना हो सकती है। आगे क्या है, जब धातु का दहन हो रहा था तो उसकी ज्वाला का रंग क्या था। अब ये धातुओं का दहन किया जा रहा था तो उसकी ज्वाला का रंग, ये धातु का जो छड़ है या कोई टुकड़ा है तो ये जल रहा था हवा में, तो इसकी ज्वाला का रंग कैसा था। तो इसमें क्या होगा, आप प्रयोग करके देखेंगे तो सोडियम की ज्वाला कैसी होती है, लाल रंग की ज्वाला के साथ, रक्त की तरह से लाल रंग की ज्वाला के साथ सोडियम जलता है। सोडियम की ज्वाला कैसे होती है, लाल होती है, ये लाल रंग की ज्वाला होती है। और मैग्नीशियम की ज्वाला क्या होती है, ये सफ़ेद होती, श्वेत। इसकी ज्वाला क्या होती है, श्वेत, सफ़ेद होती है। मैग्नीशियम की ज्वाला कैसी होती है, एकदम वाइट, चमकदार सफ़ेद। क्या लिखेंगे, चमकदार सफ़ेद, चमकदार श्वेत होता है। इस तरह से मैग्नीशियम इस तरह चमकता है और सोडियम लाल रंग की ज्वाला के साथ चमकता है। आगे क्या कह रहा है, जब धातुओं का दहन उसकी ज्वाला, तो अलग अलग धातुओं की ज्वाला अलग अलग होगी। कॉपर क्या होगा, ये सारी धातुएं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये धातुएं क्या होती हैं, जलती हैं लौ के साथ, ज्वाला के साथ। लेकिन क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और चांदी और सोना, ये सब जलती नहीं है, ये क्रिया नहीं होती है, ज्वाला दहन क्रिया नहीं होती है। यानी इसमें दहन क्रिया इसकी क्या होती है, ये जलता नहीं। केवल यही दो धातुएं हैं, तीन धातुएं हैं, पोटेशियम को लेकर के तीन धातुएं हैं जो दहन होती है, बाकी धातुएं दहन नहीं होती है। लोहे की धातु का भी दहन नहीं होता है। यदि लोहे का छोटा छोटा चूड़ हो तो वो, उसको हम जलाने का प्रयास करते हैं तो छोटा छोटा चूड़ केवल लोहे का जलता है, बाकी कोई धातुओं का दहन नहीं होता है। ये क्या होता है, कॉपर क्या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन दहन नहीं होता है। आगे क्या है, दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। जब ये धातु दहन हो गया तो इसकी सतह कैसी हो जाती है, सोडियम की सतह कैसी हो जाती, काली पड़ जाती है। आप देखें कैसी पड़ जाती है, सोडियम है तो क्या इसकी सतह क्या हो जाती है, काली हो जाती है। और मैग्नीशियम की सतह क्या होती है, सफ़ेद हो जाती है। क्या होती है, सफ़ेद हो जाती है। इसकी सतह एकदम से सफ़ेद, दूध की तरह से। कैसे सफ़ेद होती है, दूध की तरह से सफ़ेद होती है। बाकी की सतह क्या होती है, कॉपर की काली पड़ जाती है। कॉपर की सतह क्या हो जाती है, ये काली पड़ती है। कैसे पड़ती है, काली पड़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम की सतह हल्की सी भूरी हो जाती है, हल्की सी क्या होती है, हल्की सी भूरी हो जाती है। चमकदार एल्युमिनियम हल्का सा भूरा हो जाता है। और जिंक की सतह पर, लोहे की सतह पर, इन सतहों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और ये सोना और चांदी, तो इस पर तो बिल्कुल ही कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च ताप पे, अत्यधिक उच्च ताप पे सोना और चांदी गलता है, यानी पिघलता है, यानी जलता है। अगला है, दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है, तो हमने जाना। आगे है, धातु को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा घटते हुए क्रम में ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा अपक्रिया कौन करता है, हम लिखेंगे सोडियम। सोडियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। उसके बाद मैग्नीशियम, ये सबसे ज़्यादा तेज़ क्रिया करता है। उसके बाद हमारा हो गया ये कॉपर भी कम क्रिया करता है। और जो है ऑक्सीजन, ये कॉपर लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, जिंक लिख सकते हैं, और क्या है, फिर लोहा लिख सकते हैं। और सबसे कम क्रियाशील क्या होता है, सबसे कम चांदी और सोना। ये चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ सबसे कम क्रिया करते हैं। तो इस तरह सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है,
सोडियम और मैग्नीशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु है ऑक्सीजन के साथ चांदी और सोना। ये हमारे सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसको हमको समझना है। आगे क्या है, क्या दूसरे उत्पाद जल में घुलनशील होते हैं? क्या दूसरे जो ये जल करके प्राप्त हुआ, ये इसका ऑक्साइड ये जल में घुलनशील होता है? तो सोडियम जो जलने के बाद सोडियम का राख बचता है, क्या बचता है? राख बचता है। इसी तरह मैग्नीशियम का राख बचता है। तो जल में क्या घुलनशील है? हम लिखेंगे अति सूक्ष्म घुलनशील है। यानी ये सबके राख क्या होते हैं? केवल सोडियम और मैग्नीशियम के राख ही थोड़ा सा घुलनशील है, बाकी कोई धातु जल में घुलनशील नहीं है। यानी सोडियम और मैग्नीशियम की राख क्या है? घुलनशील है, थोड़ी मात्रा में क्या है? घुलनशील है। तो इस तरह से हमने जाना। तो इस तरह से जल में घुलनशील इस तरह से क्रियाकलाप हुआ। तो लेकिन इसमें किताब में और भी बातें दी गई हैं कि सभी धातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से जल करके क्या होती हैं? जिस तरह से क्या इसका सूत्र होगा, धातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। ये सभी धातुओं के साथ होता है ऑक्साइड। ये एक फार्मूला है ऑक्साइड। तो इस फार्मूले को हमको याद रखना है। सभी धातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। यदि इस फार्मूले को हम याद रखेंगे तो कोई भी बोर्ड परीक्षा या किसी परीक्षा में आएगा, ये धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया बताएगा तो क्या होगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। ये निश्चित है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है? धातुओं का ऑक्साइड अक्सर क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। जिस तरह से कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड ये बनाता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन क्या होता है? सभी ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते हैं। ज़्यादातर ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड होते हैं जो क्षारीय नहीं होते। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता है, जिंक का ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता है। तो इस तरह से हमको यह भी समझना है, जिसके ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते हैं क्या होते? उभयधर्मी होते हैं। इसको भी समझना। एल्युमिनियम का क्या है? एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है तो ये 2 हो जाएगा, Al2O3। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ क्या, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। सारी ये गलत हो जा रहा है। यहाँ 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया ऑक्सीजन। अब एल्युमिनियम यहाँ 4 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमारा ये समीकरण बैलेंस होगा। तो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनता है? ये बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होता है? उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी होता है। न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये सभी क्या होते हैं? उभयधर्मी, न अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है। और उभयधर्मी होकर के यदि अम्ल के साथ मिलेंगे, यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलता है तो क्या होता है? अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके धातु जल और लवण बनाता है। इसको हम एक फार्मूले के तहत ऐसे याद कर सकते हैं। धातु ऑक्साइड क्या करता है? धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करता है। अम्ल या क्षार के साथ क्या करता है?
अम्ल या क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। तो इस सूत्र को भी हमको याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से बहुत सारी समस्याएं हमारे आसानी से हल हो जाएंगी। तो इसका उदाहरण क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये क्या करता है, अम्ल के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है H2O। इस तरह से ये जल बनाता है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 है। तो यदि हम यहाँ 2 कर देते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ रखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ हमारा क्लोरीन क्या है, 3 हो गया, यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। एल्युमिनियम 2 है, 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ है हमारा 3 है, यहाँ क्या है 1 है, तो 3 यहाँ भी कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। इस तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड ये क्या अम्ल के साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है, तो ये लवण बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। ये लवण क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉरी। तो इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्युमिनेट बनाता है, NaAlO2 प्लस जल बनाता है। ये क्या हो गया, सोडियम एल्युमिनेट, ये हो गया सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट, ये सोडियम एल्युमिनेट क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, ये लवण बनता है। इस तरह से अम्ल के साथ भी क्रिया करके और क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या है, समीकरण चेक करते हैं। यहाँ एल्युमिनियम क्या है, 1 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है। इस समीकरण को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 है, और यहाँ क्या है, सोडियम यहाँ 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 यहाँ हो गया, सोडियम 2 यहाँ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ 2 इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर हुआ। ऑक्सीजन 3 ये और 2 5 और 2 2 4 ऑक्सीजन इधर 1 5। ये हमारा समीकरण इस तरह से बैलेंस होगा। यहाँ 3 नहीं रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। इस तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये हमारा समीकरण हो गया। और ये इस तरह से इस क्रियाकलाप से हमको पता चलता है, इस समीकरण से पता चलता है धातु अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह क्रियाकलाप बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जिस तरह से हमारा ये सोडियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। सभी धातुएं क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो ये जो है ये धातु ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम ऑक्साइड, ये किसके निर्माण में काम आता है, यदि ये जल के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ अपक्रिया करता है तो हमको क्या मिलता है, क्षार मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है और इस अपक्रिया को हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे भी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है और जानेंगे भी। यानी कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, और सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बनता है। तो इसको हम समीकरण को बैलेंस करेंगे। यहाँ हमारा सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 1 है तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, ये 2 हो जाएगा। इस तरह पोटेशियम 1 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब चेक करेंगे बराबर हुआ कि नहीं। यहाँ हमारा सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 1 ये है 1 ये है 2 हो गया। यहाँ भी 2 से गुणा होकर 2 हो गया, हाइड्रोजन क्या है 2 है 2 हो गया। तो इस तरह हमारा समीकरण संतुलित भी हो गया और ये क्षार का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ, क्षार का निर्माण हुआ। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार का निर्माण करना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है जल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, ये क्षार बनता है। इस तरह से हमको समझना है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से क्षार का निर्माण होता है। इस क्रियाकलाप में एक बात हमको और समझना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्योंकि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये ऐसे ऑक्साइड होता है। धातु क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है उसे जंक लगना कहते हैं। धातु क्या होती है, धातु ये कोई धातु की पट्टी है। यदि इस पे ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो इसमें हमको समझना है कि ये जो एल्युमिनियम है, जिंक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये जिंक ऑक्साइड या यदि छड़ जिंक की है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। यदि यही छड़ क्या है, ये छड़ जिंक की है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। यदि यही छड़ क्या है, एल्युमिनियम की है, ये हमारी छड़ क्या है, ये हमारा कोई छड़ है या पत्ती है, कोई भी धातु का, एल्युमिनियम धातु का कोई पात्र है, कोई बर्तन है, तो एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता। क्या बनाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड करता क्या है, इसका यूज क्या है, उपयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। यदि इस बात को हम समझेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में हमको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसमें इस बात को समझना है, यदि एल्युमिनियम धातु की कोई पत्ती है, यदि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम की एक मोटी परत बना लेता है, तो मोटी जब परत बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो ये सुरक्षा कवच काम करने लगता है। जिस तरह से लोहे में हम पेंट लगाते हैं, पेंट क्यों लगाते हैं कि लोहा हमारा जंग ना लगे, ठीक इसी प्रकार यदि एल्युमिनियम की कोई छड़ है, कोई तार है, यदि उससे जंग लगने से बचाना है तो उसको क्या करेंगे, उसका ऑक्सीकरण करा देंगे। यदि वो ऑक्सीकरण हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्सीकरण हो जाएगा, Al2O3 का एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। इसकी एक मोटी परत बन जाएगी, एक मोटी या बहुत मोटी नहीं, मीडियम पतली परत बन जाएगी। और ये परत क्या करेगी, धातु की सुरक्षा करने लगती है। यानी बहुत से धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, ये धातु के ऊपर एक पतली परत बना लेते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं, और उसके बाद ये धातु क्या होता, अंदर कोई भी ये धातु हमारा कमज़ोर नहीं होता है और सालों साल, हजारों सालों तक ये पड़ा रहता है, उसके अंदर ये कमज़ोर नहीं होता है। इस तरह से धातुएं, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो अपने ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर एक परत बना लेता है, जिसके कारण से एल्युमिनियम धातु कभी कमज़ोर नहीं होता, वो अंदर हमेशा मजबूत बना रहता है, सालों साल और टिकाऊ बना रहता है। उसके लिए हमें पेंट की ज़रूरत नहीं होगी, ग्रीस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग भी है, यानी ऑक्साइड की परत ये धातु के ऊपर चढ़ जाती है, कुछ धातुओं के ऊपर, जिसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है। तो इन धातुओं के ऊपर यदि उसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो धातु क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है और टिकाऊ हो जाती है और सालों साल वो ख़राब नहीं होती है। यदि आप इस बात को जानेंगे तो आप व्यवहारिक जीवन में
यदि आप विज्ञान की पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, यदि आप नहीं पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो यदि आपको ये समझ रहेगी तो आप कभी घबराएंगे नहीं। कोई आपको कहेगा कि एल्युमिनियम का सामान ख़राब हो गया, आप कहोगे नहीं ख़राब हुआ है, इसके अंदर जंक नहीं लग सकता, केवल ऊपर ही जंक लगेगा, ऊपर ही केवल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, अंदर ये जंक नहीं लगेगा। ये इसका ऑक्साइड धातुओं को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम एनोडीकरण के बारे में जानेंगे। एनोडीकरण क्या है, एनोडिसिंग क्या है, क्या आप जानते हैं? एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। क्या आप जानते हैं एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण को समझने के लिए हमको कुछ बातें समझना होगा। ये हमारा अध्याय, इस अध्याय में दिया गया है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु के अध्याय में दिया गया है, हमारा धातु होता है सोडियम, ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से लोहा, ये सब क्या है, धातुएं हैं। इन सब धातुओं में एक धातु है एल्युमिनियम, इसमें एक धातु क्या है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के ऊपर जो है ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, इस तरह से एल्युमिनियम की कोई वस्तु है, कोई चादर है, तो इसके ऊपर, इसकी सतह पर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है। ठंडी गर्मी बरसात के कारण से इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, जो क्या करने लगती है, इस एल्युमिनियम की शीट को सुरक्षा देने लगती है। यानी क्या देने लगती है, सुरक्षा देने लगती है, यानी संक्षरण से रोकने लगती है, संक्षारण से रोकने लगता, सुरक्षा देने लगती है। तो इसी को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ही उपयोग है। इसको दोबारा हम थोड़ा सा समझेंगे। यानी एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत, परत का चढ़ जाना क्या होता है, क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है, एनोडिसिंग कहलाता है। ये चढ़ जाना एनोडिसिंग कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारी एल्युमिनियम शीट क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है और नष्ट नहीं होती है, टिकाऊ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो यह क्रिया कैसे होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह क्रिया कैसे होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। यदि इसी क्रिया को कृत्रिम तरीके से कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यदि इसी क्रिया को कृत्रिम तरीके से कर दिया जाए तो एल्युमिनियम धातु और भी टिकाऊ हो जाती है। एल्युमिनियम धातु क्या हो जाती है, और टिकाऊ हो जाती है। तो जितना ज़्यादा एनोडीकरण होगा, जितना ज़्यादा एल्युमिनियम की मोटी परत, एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत जम जाएगी, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एल्युमिनियम ज़्यादा टिकाऊ और अस्थायी हो जाता है। तो इस तरह प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम के बर्तन पर या एल्युमिनियम के पात्र पर या एल्युमिनियम के कोई हमारा उपकरण हो या कोई वस्तु हो, उस पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से बहुत पतली परत चढ़ती है। कैसे पतली परत चढ़ती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। लेकिन यदि हम इसे कृत्रिम तरीके से, क्या होता है, कृत्रिम तरीके से वैज्ञानिक तरीके से, कृत्रिम तरीके से क्या कर दिया जाए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत मोटी कर दे, क्या कर दे, तो मोटी कर दे, तो ये क्या होता है, एल्युमिनियम हमारा और सुरक्षित हो जाता है और भी उपयोगी हो जाता। हम जानते हैं हमारे कार का इंजन, एरोप्लेन का इंजन, हमारे गाड़ियों का पहिया, ये सब एल्युमिनियम का आने लगा है। आप देखेंगे दरवाजे का जो दरवाज़ा लग रहा है, एल्युमिनियम शीट का दरवाज़ा आ रहा है, वो सब क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है। उसको टिकाऊ और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाता है, एनोडीकरण किया जाता है। तो एनोडीकरण को कैसे करेंगे, एल्युमिनियम का एनोडीकरण कैसे किया जाता है कृत्रिम विधि द्वारा, इसको हम आज जानेंगे। तो एल्युमिनियम का एनोडीकरण क्या होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या होता है, इसका वैद्युत अपघटन कराया जाता है। एल्युमिनियम की शीट को या एल्युमिनियम के पात्र को या एल्युमिनियम के धातु का, एल्युमिनियम का जो हमारा कोई जिस पर हमको एनोडीकरण कराना है, यानी एल्युमिनियम के जिस वस्तु पर
यानी एल्युमिनियम के जिस सीट पर, मान लो ये हमारा एल्युमिनियम का सीट है, एल्युमिनियम की एक चादर है, इस तरह से एल्युमिनियम की एक चादर है या एल्युमिनियम की कोई वस्तु है, ये हमारा क्या है, शुद्ध एल्युमिनियम की वस्तु है। कैसा है, शुद्ध एल्युमिनियम की कोई वस्तु है। इसको क्या करना है, एनोडीकरण करना है। एनोडी का मतलब होता है एनोड, क्या होता है, एनोड। ये क्या होता है, वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो ये क्या होता है, एनोड बना दिया जाता है। ये जिस पर ऑक्सीजन चढ़ाना है, ऑक्सीजन की परत चढ़ाना जिस एल्युमिनियम के सीट पर या बर्तन पे, तो उसको क्या किया जाता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड माने धन सिरा, एनोड का मतलब होता है धन, और ये होता है कैथोड। ये क्या होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, वैद्युत अपघटन का, इसे कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा एनोडीकरण क्रिया कराया जाता है, जो कृत्रिम तरीके से होता है। तो ये हमारा धन प्लेट होता है और ये ऋण प्लेट होता है, और इसके बीच में हम सल्फ्यूरिक अम्ल घोल देते हैं। इसमें क्या घोल दिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल घोल दिया जाता है, SO4। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल वो होता है, एनोडीकरण होता है, इसमें वैद्युत धारा से जोड़ दिया, इसे बैटरी से जोड़ दिया, धन सिरे के बैटरी के, ये नोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, और कैथोड को ये बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ये होता है हमारा कैथोड। ये कैथोड के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो है इस तरह से हमारा ये वैद्युत अपघटन होता है, और इस पर क्या, जितना देर तक हम वैद्युत अपघटन करते हैं उतनी मोटी परत क्या होती है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस की, इस पे ऑक्सीजन गैस O2 गैस इस पे जाती है, नोड पर एकत्रित होती है, और एल्युमिनियम की सीट पर ऑक्सीजन गैस की ये मोटी परत बन जाती है। इस तरह से इसी क्रिया को जो कृत्रिम तरीके से ऑक्सीकरण कराया जाता है एल्युमिनियम के चादर को, एल्युमिनियम की वस्तु को, वो क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। जिसके कारण क्या होता है, एल्युमिनियम का ये वस्तु मजबूत और टिकाऊ और सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है और टिकाऊ हो जाता है। और एक ऐसा एल्युमिनियम लिया जाता है, ये शुद्ध एल्युमिनियम का पात्र लिया जाता है, कोई शुद्ध एल्युमिनियम लिया जाता है जिसपे कोई कभी ऑक्सीकरण ना हो, एकदम कंपनी से बना ताज़ा एल्युमिनियम लिया जाता है, और ताज़े एल्युमिनियम को एनोड बनाकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वैद्युत अपघटन करा दिया जाता है, और वैद्युत अपघटन के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस पर मोटी परत बन जाती है, Al2O3 की मोटी परत बन जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एल्युमिनियम क्या होता है, मजबूत हो जाता है, जिसका उपयोग हम अपने गाड़ी के इंजन बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने, जितना ज़्यादा मोटा परत होगा उतना महंगा होगा। आपने देखा होगा एल्युमिनियम का दरवाज़ा आ रहा है, एल्युमिनियम के दरवाजे का जो एल्युमिनियम का फ्रेम आता है, वो फ्रेम क्या होता है, यदि उसके ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की यदि मोटी परत चढ़ाई गई है तो महंगा होता है, यदि पतली परत चढ़ाई गई है तो सस्ता होता है। और परत चढ़ाने के बाद उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, और वो एल्युमिनियम की सीट हमारी मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। यदि आपके पास दुकान है तो आप पता कर सकते हैं, यदि आप एल्युमिनियम का सामान इस्तेमाल करते हैं तो यानी ऐसे एल्युमिनियम पदार्थ जिस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है वो महंगे होते हैं, और जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत होती है या परत नहीं चढ़ाई जाती है वे सस्ते होते हैं और वो कम टिकाऊ होते हैं। तो इस तरह से एनोडीकरण का बहुत ही महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। आपने देखा होगा आज के समय में जो इंजन आ रहे हैं, मोटरसाइकिल का इंजन आ रहा है, कार का इंजन आ रहा है, जो वाहनों का इंजन आ रहा है, उन सब वाहनों का इंजन एल्युमिनियम का बना होता है। और अलग अलग वाहन होते हैं, हवाई जहाज़ का इंजन भी एल्युमिनियम का बना होता है, हवाई जहाज़ भी एल्युमिनियम का बना होता है। इसलिए एल्युमिनियम धातु बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से एल्युमिनियम का एनोडीकरण हाई स्कूल की किताब में बताया गया है, पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण से आप परीक्षा में भी अच्छे नंबर पाए, और परीक्षा देने के बाद यदि आप जीवन में कोई काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो एल्युमिनियम धातु को समझें कि एल्युमिनियम, सिंपल एल्युमिनियम क्या होता है। यदि सीधा सीधा एल्युमिनियम का पात्र है, मतलब एल्युमिनियम पर कोई परत नहीं चढ़ी है, तो क्या होता है, खूब सुंदर सा चमकदार सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है,
सफ़ेद रंग का होता है। यदि हवा और धूप नमी में रखे तो ऐसे काला काला ऐसे धब्बा बन जाता है। तो इस तरह का ये एल्युमिनियम क्या होता है, कम टिकाऊ होता है। कैसा होता है, कम टिकाऊ होता है। लेकिन यदि एनोडीकरण करके इसे मजबूत बना दिया जाए तो अधिक टिकाऊ होता है और सुंदर भी लगता है। इस तरह से आपने समझा एनोडीकरण को।